हम्म हम्म, यूजर नेम पे जाके ना ठीक है, कैश के नाम से ना इस पे क्लिक करोगे ना, पासवर्ड अपने आप आप भरे फिर लॉगिन कर दिया। करके उसके बाद जाना लाइव। लाइव पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो बायोलॉजी क्लास, उस पर कमेंट पे, कमेंट पे कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेल में चेंज कर दिया थोड़ी देर में भी, बच्चे आने वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ, इवनिंग नहीं भी मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अर्चना आपका KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप फ्रॉम लूसेंट कोचिंग क्लासेस गुड़गांव में स्वागत करती हूँ। देखो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, बायोलॉजी की क्लास रहेगी। कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की मतलब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम आज कवर करेंगे। आज हमारी बायोलॉजी की लास्ट क्लास रहेगी। कल की क्लास को मैं लास्ट कर सकती थी, लेकिन कुछ सेंस ऑर्गन हो गए, जैसे टिश्यू हो गया, या पोटनी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इतना जब हमने कर लिया तो 2 घंटे और करके हम उन टॉपिक्स को भी कवर करते हैं, ताकि तुम्हारे एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो कि इन्हीं से तुम्हारा पेपर बन जाए। तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएं सभी। बायोलॉजी के टॉपिक शुरू कर रही हूँ। बायोलॉजी जिसको हम क्या कहेंगे भाई, जीव विज्ञान कहते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम किस पे, टिश्यू पे आ जाते हैं। कल सेल करवा दी थी बहुत अच्छे से, सेल के सभी पार्ट्स करवा दिए थे और सेल ऑर्गेनलीज करवा दी थी, यानी कोशिकांग करवा दिए थे। तो आज की जो क्लास रहेगी वो किस पे रहेगी, टिश्यू पे रहेगी, क्योंकि मैंने कहा था सेल और सेल से जुड़ के क्या बन जाते हैं हमारे टिश्यू, और टिश्यू से जुड़ के क्या बनता है भाई, ऑर्गन, और ऑर्गन से जुड़ के क्या बन जाती है हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। कोशिका, कोशिका से जुड़ के क्या बना, टिश्यू था, उत्तक बने, उत्तक से फिर अंग बनेंगे और अंग से फिर हमारी एक पूरी बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने बताया सेल की स्टडी को क्या कहते हैं भाई, साइटोलॉजी। अब आ जाते हैं किसको, हमने उठा लिया है टिश्यू को। तो देखो टिश्यू क्या होते हैं, अर्थात उत्तक क्या होते हैं। तो टिश्यू होते हैं भाई ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक ग्रुप, कोशिकाओं के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हु परफॉर्म सेम फंक्शन, जो एक ही तरह का कार्य करते हैं, उन ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। जैसे मैंने कहा हमारी ब्रेन की जो सेल थी वो न्यूरॉन सेल थी, तो यानी कि न्यूरॉन सेल सारी ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लंग्स की बात कर तो बहुत सारी एल्वियोली जोड़ दी, एल्वियोली से ब्रोंकोलस बन गया, फिर ब्रोंकाई बना, फिर ट्रैकिया बना, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह जो एक तरह का कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, टिश्यू कहते हैं। और स्टडी ऑफ टिश्यू पूछ लेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, और कोशिका का अध्ययन की बात करेंगे तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है क्या भाई, हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ सेल के ऊपर, टाइप ऑफ टिश्यू के ऊपर। टाइप ऑफ टिश्यू, टिश्यू होते हैं 2 तरह के, एक हो गया मेरा एनिमल टिश्यू और दूसरा कौन सा हो गया भाई, प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू हो गया और कौन सा हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया। सबसे पहले हमने उठाया है कौन सा, एनिमल टिश्यू। कौन सा उठाया है भाई, सबसे पहले एनिमल टिश्यू, क्योंकि हम किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कौन सी, जीव उत्तक की बात कर ली। तो जो एनिमल टिश्यू होता है वो होते हैं 4 तरह के। सबसे पहले बात कर लूँगी मैं कौन सा, एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, अर्थात इसी को दूसरा नाम क्या हो जाता है, उपकला उत्तक। कौन सा उत्तक भाई, उपकला उत्तक। सेकंड हो जाएगा कौन सा, नर्वस टिश्यू, और थर्ड कौन सा हो जाएगा, नर्वस टिश्यू के अलावा हमारा हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा, कनेक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। क्या कहते हैं भाई, संयोजी उत्तक। और चौथा हो जाएगा हमारा जिसको हम क्या कहेंगे, मस्कुलर टिश्यू। क्या कहेंगे भाई, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक, मस्कुलर और टिश्यू।
तो मस्कुलर टिश्यू में जैसे हमारा हार्ट आ जाता है, हार्ट हमारा कैसा है, हमारा मस्कुलर है। नर्वस में हमारा ब्रेन आ गया, ब्लड आ गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू में हमारी क्या आ जाती है, सबसे बाहर वाला होता है तो आ जाती है स्किन। तो सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो जल्दी से सिलेबस मैं ख़त्म करवा रही हूँ भाई एपिथेलियल, ताकि तुम्हें भी रिवीजन का टाइम मिल जाए। एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम क्या कहेंगे, उपकला उत्तक। क्या कहेंगे इसको हम, उपकला उत्तक। अब देखो उपकला उत्तक जो होता है वो कौन सा होता है, वो पाया जाता है हमारी स्किन की आउटर मोस्ट पार्ट में। कहाँ पाया जाएगा, ये बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है। तो लिख लोगे ये हमारी बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, ये हमारी बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है, जैसे हमारी स्किन में पाया जाता है। और इसका किसका काम करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, अर्थात ये हमारी रक्षा का कार्य करता है। कौन, एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद आ जाओ सेकंड मस्कुलर टिश्यू को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मस्कुलर का मतलब क्या होता है भाई, पेशीय उत्तक। क्या कहते हैं इसको हम, पेशीय उत्तक कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू इसको हम बोलेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या मिलेंगी हमारी, बताना, मस्कुलर टिश्यू में क्या मिलेंगी, हमारी मसल्स मिलती हैं इसके अंदर। इसमें क्या मिलेंगी, इसमें मसल्स मिलती हैं। और पूछ लेगा बताओ भाई मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना हमारी मसल्स में पाया जाता है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या करता है, जो हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, सिकुड़ने में और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कौन हेल्प करता है, हमारा मस्कुलर टिश्यू करता है, हमारा पेशीय उत्तक हेल्प करता है। अब मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं भाई दो तरह के, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री, यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक उत्तक की बात कर लूँ तो पहला लिखोगे कौन सा होता है, वॉलेंट्री। कौन सा होता है भाई, वॉलेंट्री। और सेकंड कौन सा हो जाएगा, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जिसको हम क्या बोलेंगे, अनैच्छिक। क्या बोलेंगे भाई, अनैच्छिक उत्तक बोलेंगे। और ये कौन सा हो जाएगा, हमारा ऐच्छिक उत्तक हो जाएगा। अब देखो ऐसे जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे हाथ पैर की मूवमेंट, हमारे जो हाथ पैर की मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, तो वो कैसे हैं भाई, वो वॉलेंट्री है, यानी कि ऐच्छिक है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होते हैं। अनैच्छिक में वो आ गए जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता, जैसे हार्ट का पंपिंग ऑफ हार्ट। पंपिंग ऑफ हार्ट लिख सकते हो तुम, पंपिंग ऑफ हार्ट, या आई ब्लिंक होना, पंपिंग ऑफ हार्ट, आई ब्लिंक हो गया। या फिर हमारी लीवर के अंदर, किडनी के अंदर जो कुछ भी रिएक्शंस होती हैं, लीवर के अंदर होती है, किडनी के अंदर होती है, वो सभी किस में आ जाते हैं भाई, लीवर हो गया, किडनी हो गया। हमें पता है हमारी किडनी में कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या अंदर क्या चल रहा है, लीवर में पता है क्या हो रहा है, क्या या हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसको रन करवा सकते हैं। तो याद रखना इनवॉलेंट्री अनैच्छिक में कौन आ जाते हैं, ये सभी जो हमारी इच्छा में नहीं होते। अब आ जाओ तीसरा, इसी में तीसरा वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और तीसरा होता है भाई कौन सा, कार्डिक। कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, हमारे हार्ट में पाई जाती है, हमारे हृदय में पाई जाती हैं, कौन, कार्डिक मसल्स। तो लिख लेंगे कार्डिक मसल, पूछ लेगा हमारे कहाँ पे पाई जाती है भाई, कार्डिक मसल पाई जाती है हमारे हार्ट में। वेरी गुड मॉर्निंग कुलदीप, बहुत लेट हो गए हो क्लास में, एक ही बच्चे का कमेंट आया अभी तक। कार्डिक मसल की बात कर लियो मैं, कौन होता है कार्डिक मसल में, हमारा हृदय अर्थात हमारा दिल आ जाता है। अब देखो पूछ लेगा कार्डिक मसल्स कैसे डर्मल में आती हैं, एक्टोडर्मल में आती है, मीजोडर्मल में आती है, एंडोडर्मल में आती है। तो कल बताया था मैंने कि जो हमारी कार्डिक मसल्स होती है, हमारा हार्ट होता है, वो किस में आता है भाई, वो आता है हमारे मीजोडर्मल ऑर्गन में। ठीक है, अब देखो कुलदीप आगे चलते हैं हम। तो इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आ गया हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी उत्तक जो होते हैं भाई, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सॉलिड और एक होता है हमारा लिक्विड। तो लिक्विड में आ जाता है कौन कौन, हमारा ब्लड आ गया, और हमारी क्या आ गई भाई, लिम्फ आ गई। और सॉलिड में कौन कौन आ जाते हैं, ठोस में आ जाते हैं, मेरा लिगामेंट आ गया जैसे, और मेरा टेंडन आ गया, और कौन आ गया, कार्टिलेज आ गया। ठीक है, यानी कि इसको उपास्थि बोलते हैं। अब पूछ लेगा कि बोन को
बोन से कनेक्ट कौन करता है, बोन को बोन से कनेक्ट तो लिगामेंट करता है। अगर पूछ ले बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है तो बोन को मसल से, यानी कि हड्डी को मांसपेशियों से कौन कनेक्ट करता है, टेंडन करता है। लिगामेंट बोन को बोन से करता है। और उपास्थि क्या होती है भाई, जॉइंट्स में पाई जाती है, जो बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे हमारे नाक की हड्डी होगी, हमारी कान की हड्डी हो गई, तो ये कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। तो मैंने क्या कैसे, हमारी विंड पाइप किसकी बनी है, कार्टिलेज की बनी है। तो देखो ये आ गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी। और हमारा ब्लड और लसिका किस में आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के लिक्विड पार्ट में आ जाते हैं। अब चलेंगे आगे, आगे आ जाता है हमारा नर्वस टिश्यू। कौन सा भाई, फोर्थ कौन सा बचा है हमारा, नर्वस टिश्यू बचा है। तो नर्वस टिश्यू में कौन कौन आ जाएंगे, हमारा CNS आ गया, हमारा PNS आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा, सेंट्रल। आज हाँ बिल्कुल आज बिल्कुल भी कमेंट पे ध्यान नहीं है मेरा, क्लास पे ही ध्यान है। वैसे तुम्हारा ये पहला ही कमेंट है भाई संदीप, या तो मुझे कमेंट दिख नहीं रहे थे या आपने पहला कमेंट किया है। गुड मॉर्निंग मंजीत, कुलदीप भाई, बस तीनों के कमेंट दिख रहे हैं मुझे। सेंट्रल नर्वस टिश्यू, और मैं किसकी बात कर रही हूँ, पेरिफेरल। तुम पेपर बहुत अच्छा करके आ जाओ, फिर हम बात ही करेंगे, ठीक है ना। एक क्लास हम बात के लिए रख लेंगे भाई, आज मेरे को बस पढ़ाने दो, ताकि तुम्हारे पेपर में अच्छा सा अच्छा तुम करके आ पाओ, मेरे पढ़ाए में से बहुत कुछ आ जाए और तुम पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर दो, ठीक है ना। बस मेरी यही इच्छा है। देखो हमने बात की है टिश्यू की बात की है। देखो बच्चों, टिश्यू जो होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। मैंने कहा सेल होती है भाई हमारे शरीर की बेसिक और आधारभूत इकाई होती है। तो उसी प्रकार से जो टिश्यू होता है, टिश्यू क्या होता है जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं और वो एक जैसा कार्य करती हैं, जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं और एक जैसा कार्य परफॉर्म करती है, तो उसको हम टिश्यू अर्थात उसको उत्तक कहते हैं। स्टडी ऑफ उत्तक क्या होता है भाई, हिस्टोलॉजी होता है। क्या होता है, हिस्टोलॉजी होता है। मैंने कहा हमारे पास होते हैं भाई दो तरह के टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू और एक कौन सा, एनिमल टिश्यू। अब हमने बात की सबसे पहले एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू जो होता है उसकी बात करेंगे, उसमें 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यू कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, कनेक्टिव टिश्यू जो हर चीज को जोड़ेगा, तो जोड़ेगा कौन, ब्लड जोड़ेगा, या फिर हमारा टेंडन कार्टिलेज जोड़ेगा, या फिर हमारे लिम्फ लसिका जोड़ेगी, या फिर हम बात कर लेंगे किसके, टेंडन लिखवाया था और क्या लिखवाया था भाई, लिगामेंट लिखवाया था। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ देगा, टेंडन बोन को मसल से जोड़ देगा, ठीक है मंजीत, संदीप, कुलदीप। अब देखो एक होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी कि हमारे ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आ जाता है, तो सेंट्रल हमारा मतलब ब्रेन जो काम करता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस में आ जाएंगे भाई, हमारे आ जाते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये किसका बना होता है नर्वस सिस्टम, ये बना होता है मेड अप ऑफ, लिख लोगे मेड अप ऑफ न्यूरॉन। किसका बना है ये, न्यूरॉन का बना है। फिर तीसरा टिश्यू कौन सा था, तीसरा टिश्यू आ जाता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारी बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है, जैसे स्किन में पाया जाता है। काम क्या है इसका, एपिथेलियल टिश्यू का, ये क्या करता है, हमारी स्किन मतलब हमारी ये रक्षा करता है। इसके बाद आ जाओ मस्कुलर टिश्यू पे, तो इसमें मसल्स पाई जाती है। मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक, तो इसमें क्या पाई जाएंगी भाई, मांसपेशियां पाई जाएंगी। तो पूछ लेगा कौन सा प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, तो एक्टिन और मायोसिन। या पूछ लेगा मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ये होते हैं भाई 3 तरह के, मस्कुलर टिश्यू है वो होता है 3 तरह का, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री और एक कौन सा हो जाएगा, कार्डिक। वॉलेंट्री जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग हो, जैसे हाथ पैर की मूवमेंट। अगर इनवॉलेंट्री की बात कर रही हूँ तो जो हमारी इच्छा में नहीं है, कर दिया संदीप, जो हमारी इच्छा में नहीं है वो कौन से हो जाएंगे, इनवॉलेंट्री हो गए। जैसे पंपिंग, लीवर, किडनी, ये हमें पता है कैसे काम हो रहा है, इनमें कुछ नहीं पता, तो ये कैसे इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक है, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हो जाएंगे कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स कौन सी हो जाती है, जो हमारी हार्ट मसल्स जो होती हैं वो किसकी बनी होती है भाई, कार्डिक मसल की बनी होती है। ये मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया टिश्यू एक बार तुम्हारे लिए। इसके बाद आ जाते हैं, ये तो हमने बात की है किसकी भाई, एनिमल टिश्यू की। अब आ जाएंगे प्लांट टिश्यू के ऊपर। जल्दी से बता दो, क्लियर है यहां तक?
आ जाओ अब प्लांट टिश्यू पर। कौन से टिश्यू पर आ जाओ? प्लांट टिश्यू पर। वो हमने 2 3 4 पढ़े ना, जो सा एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, वो चारों कैसे पढ़े हैं हमने? एनिमल टिश्यू में पढ़े हैं। अब प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि पादप उत्तक की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई अजय, गुड मॉर्निंग। मैम क्लास कब स्टार्ट हुई? क्लास को स्टार्ट हुए वीक के बीट हर्ट्स हो चुकी है 20 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा बेशक से हो गई हो। प्लांट टिश्यू की बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू होते हैं 2 तरह के। एक हो जाएंगे कौन से? मेरिस्मेटिक। कौन से हो जाएंगे भाई? मेरिस्मेटिक। और एक कौन से हो जाते हैं हमारे? परमानेंट। एक दूसरे कौन से हो जाते हैं भाई? परमानेंट टिश्यू। एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को बोलते हैं हिंदी में, जिसको हिंदी का मीडियम में देख लोगे, विभाज्योतक उत्तक। कौन सा? विभाज्योतक उत्तक। और जो परमानेंट टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? स्थायी उत्तक। कौन सा उत्तक बोलेंगे इसको हम? स्थायी उत्तक बोलेंगे। आप देखो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है हमारा, विभाज्योतक उत्तक है, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो प्राइमरी और एक कौन से होते हैं भाई? सेकेंडरी। ये कौन से हो जाएंगे? एक होते हैं प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और एक कौन से हो जाते हैं? सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी वो होंगे जो पेड़ की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। भाई पेड़ है ये मेरे पास कोई, तो पेड़ का क्या करेंगे? ये पेड़ है, मान के चलते हैं, कोई फ्लावर सा बना दिया मैंने, पेड़ समझ लेना इसको। तो इसकी जड़ें भी क्या करती हैं? बढ़ती हैं। जड़ भी बढ़ेंगी, ऊपर से इसकी शूट है वो भी बढ़ेगी। तो यानी कि लंबाई के लिए पूछ लेगा तो लंबाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्राथमिक। अगर अब पौधे की चौड़ाई भी बढ़ती है, पौधे की क्या होती है? चौड़ाई भी बढ़ती है, तो आप लिख लेंगे पौधे की या तने की चौड़ाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। कौन है भाई? द्वितीयक। द्वितीयक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तने की चौड़ाई के लिए। प्राइमरी जो है, प्राथमिक है, वो क्या है? पेड़ की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई बात समझ में? मेरिस्मेटिक का मतलब होता है, मेरिस्मेटिक जो शब्द है वो मेरिस्मेटिक शब्द जो है मेरिस्ट से आया है। किससे आया? मेरिस्टिक से आया है। मेरिस्टेम से आया है। ठीक है। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? डिवीज़न। अब देखो जब मैंने कहा हमारी बॉडी के अंदर 10 की पावर 14 सेल होती है, तो सेल आपस में क्या होती रहती है? आगे डिवीज़न होता रहता है, सेल डिवीज़न होता रहता है। तो उसी प्रकार से जो टिश्यू होता है, टिश्यू में भी आगे क्या हो जाती है? सेल टूटती रहती है, बनती रहती है, नई बनती रहती है, पेड़ की लंबाई बढ़ती रहती है, पेड़ की चौड़ाई बढ़ती रहती है। तो डिवीज़न के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा? पूछ लेगा तो डिवीज़न के लिए पूछ लिया या ग्रोथ के लिए पूछ लिया तो कौन है भाई? मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है। कब करवाया था मैंने कुलदीप? ये हो चुके हैं क्या भाई? चलिए देखो, परमानेंट जो टिश्यू होता है, 2 मिनट और दे दो भाई। परमानेंट जो टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू वो किसके लिए? वो स्थायी होता है। कुछ टाइम के बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू ही किस में बदल जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। परमानेंट जो टिश्यू है भाई, देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं 3 तरह के। सुन लो एक बारी, अगर हो भी चुका है तो एक बार रिवीजन देख लो। मेरिस्मेटिक वैसे मेरे हिसाब से शायद नहीं हुआ है। विभाज्योतक उत्तक जो है वो होते हैं भाई 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं जल्दी बताना कुलदीप एक बार। मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं 3 तरह के। 3 तरह के कौन कौन से? विभाज्योतक उत्तक 3 तरह के होते हैं। एक एपिकल, एक कौन सा हो जाएगा दूसरा? एक एपिकल, एक लैटरल, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? इंटरकैलरी। लैटरल और तीसरा कौन सा हो जाएगा? इंटरकैलरी हो जाएगा। एपिकल जो सिरस्थ होगा, जो पेड़ की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लैटरल जो पेड़ की चौड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इंटरकैलरी जैसे मैंने कहा मक्का या गन्ना है, उसके पोरवे भी बढ़ते हैं और उसके लंबाई भी बढ़ती है, तो उसके लिए कौन है? इंटरकैलरी। अर्थात इसी को क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी क्या बोलेंगे? अंतर्वेशी उत्तक। एपिकल होता है सिरस्थ उत्तक और वो कौन सा होगा? पार्श्व उत्तक। ठीक है। ये हमारा बात हो गई मेरिस्मेटिक टिश्यू की। अब आ जाओ परमानेंट टिश्यू पे। किस पे आ जाओ भाई? परमानेंट टिश्यू पे। अब परमानेंट टिश्यू पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सुनो। एक परमानेंट टिश्यू अर्थात स्थायी उत्तक क्या होता है?
एक मेरिस्मेटिक टिश्यू ही कुछ टाइम के बाद परमानेंट बन जाता है, उसकी हाइट वाइट रुक जाती है। एक जैसे हमारी हाइट है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे 5'3" या 3.5" पे आके हाइट रुक गई तो इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेड़ भी ऐसे ही होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर हाइट गेन करने के बाद उनकी हाइट आगे बढ़ती नहीं है। तो देख लोगे, ठीक है। परमानेंट, इसका मतलब पढ़ा है आपने, सही है। परमानेंट टिश्यू होते हैं दो तरह के, एक होता है सिंपल टिश्यू और एक कौन सा होता है भाई, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक तो सिंपल मतलब साधारण उत्तक होगा और एक कौन सा होगा भाई, कॉम्प्लेक्स मतलब इसको हम जटिल उत्तक कहेंगे। कौन सा कहेंगे, जटिल उत्तक। अब आ जाओ आगे, ठीक है संदीप। अब चलते हैं आगे। सिंपल टिश्यू में कौन कौन आ जाते हैं, सुनो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। सिंपल टिश्यू जो है, सिंपल टिश्यू होते हैं भाई 3 तरह के। एक को मैंने क्या कह दिया, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। एक कौन सा होता है भाई, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। हिंदी में भी नाम पैरेन्काइमा ही है, उसमें भी कौन सा है, कोलेनकाइमा है। आगे आ जाओ स्क्लेरेन्काइमा पे। कौन सा भाई, स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक। कौन सा उत्तक बोलते हैं भाई, दृढ़ उत्तक बोलते हैं। अब देखो पैरेन्काइमा जो होता है इसको मृदंतक बोलते हैं, वैसे कर लो हिंदी में ज़्यादा टफ पड़ेगी। पैरेन्काइमा मृदंतक, कोलेनकाइमा को बोलेंगे स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से सुनो। पैरेन्काइमा जो है, मृदंतक जो है, मृदंतक वो क्या करता है, हमारे खाने को स्टोर करता है। हमारा जो खाना, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू में खाना खुद बनेगा। तो पैरेन्काइमा क्या करेगा, उस खाने को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा भाई, स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोरेज का काम कौन करता है, हमारा पैरेन्काइमा करता है। कौन करता है, हमारा पैरेन्काइमा करता है। ये पौधे के जो मुलायम पार्ट होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, जैसे पत्तों में पाया जाएगा, फ्लावर्स में पाया जाएगा, ठीक है ना। जो पौधे के सॉफ्ट पार्ट होते हैं फलों में पाया जाएगा। अब ये भी होता है 2 तरह का। देखो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को हमने कैसे बांटा है, कश्मीर सिंह गुड मॉर्निंग। अब मैंने कहा ये मेरा कोई टिश्यू है और टिश्यू के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। अगर मैं पैरेन्काइमा के अंदर अगर मैं बात करूंगी, देखो पैरेन्काइमा का मतलब क्या हुआ, अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। पैरेन्काइमा के आगे 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया क्लोरेन्काइमा और एक हो गया एरेन्काइमा। कौन सा, देखो सुनो, पैरेन्काइमा जो है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 2 तरह का। एक तो मैंने कह दिया भाई कौन सा, क्लोरेन्काइमा, और दूसरा हो गया कौन सा, AREN, एरेन्काइमा। मैंने कहा टिश्यू वो जिसके अंदर बहुत सारी सेल और सेल के बीच में क्या है, स्पेस है। क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल से याद रखना, क्लोरोफिल मतलब हरा रंग। तो जो ये प्रेजेंट होगा ना, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, नंबर 1 बात तो लिख लोगे, ये क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता। कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, ये क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। तो मैंने कह दिया ये बहुत ज़्यादा स्पेस है और स्पेस के अंदर यहाँ पे जो स्पेस है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्लोरोफिल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ भाई, क्लोरोफिल भरा हुआ है। ऐसे ही एरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, एयर अर्थात हवा। तो जो स्पेस होगा उस स्पेस के अंदर क्या भरी होगी, एयर भरी होगी। क्या भरी होगी, एयर भरी होगी। तो ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, जो फ्लोटिंग, जो मतलब फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कमल का फूल है, वो पौधों में क्या, प्लांट पानी के ऊपर तैर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो बीच में स्पेस है उसमें क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, तो इसलिए वो डूबता नहीं है। तो एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या भरा होता है, क्लोरोफिल भरा होता है। तो और ये एरेन्काइमा, इसमें बीच में क्या होती है, एयर भरी होती है। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अब पूछ लेगा भाई बताओ पेड़ की हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखना स्क्लेरेन्काइमा। हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, हार्डनेस के लिए। जैसे नारियल का पेड़ होता है, नारियल जो लगता है बाहर से ठोस होता है, कठोर होता है,
क्योंकि ये किससे बना होता है स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड सेल का बना होता है। किसका बना होता है? ये डेड सेल यानी कि मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो हार्डनेस के लिए पूछ लेगा कौन रिस्पॉन्सिबल, तो स्क्लेरेन्काइमा। फूड को स्टोरेज कौन करता है? ये। इसके कितने पार्ट है? 2, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल भरी होगी और एरेन्काइमा में क्या भरी होगी? एयर भरी होगी। पूछ लेगा फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें बीच में स्पेस में क्या भरा होता है? एयर भरी होती है। कैसे होते हैं? फ्लोटिंग होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? तो याद रखना पैरेन्काइमा का पार्ट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से बता दो। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे। यहाँ तक क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे जल्दी बता दो। आगे मैं करवा रही हूँ अभी तुम्हें, हमारा सुनो, हमारा हार्ट हो गया, हमारा रेस्पायरेशन हो गया, श्वसन तंत्र हो गया कल की क्लास में, कल सेल हो गया, आज मैंने टिश्यू करवा दिया है तुम्हें, मैडम तुम्हें विटामिन करवा चुके हैं, मैम तुम्हें भारती मैम ब्लड करवा चुके हैं, ब्लड सर्कुलेशन करवा चुके हैं। और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में तो मैं भी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ तुम्हें। मैम तुम्हें डाइजेशन करवा चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स करवाए हैं मैडम ने, विटामिन भी करवा दिया तुम्हें यहाँ पे। अब देखो सुनो, अब मैं जो करवा रही हूँ तुम्हें वो सुन लो। मैं तुम्हें यहाँ पे मोस्टली प्लांट किंगडम के बारे में बता चुकी हूँ, एल्गी वेल्गी के बारे में। अब हम चलते हैं यहाँ पे, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? अब हम ब्रेन पढ़ लेते हैं, एक हमारे सेंस ऑर्गन पढ़ लेते हैं सारे। आई पढ़ लिया, जैसे ईयर पढ़ लिया, नोज पढ़ लिया, स्किन, टंग सब पढ़ लिया, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे अब, ये सारी चीज़ें सेंस ऑर्गन। और एक ब्रेन से शुरू करूँगी फिर सेंस ऑर्गन पे चलूँगी। और टाइम बचाना आज ही, तो आज ही मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें एक टॉपिक और कवर करवा दूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, फास्ट रिवीजन करवा दूँ। चलो सुनो संदीप, मैंने कहा हमारी जो सेल होती है, सेल बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है। टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है? 10 की पावर 14 है। सबसे छोटी सेल कौन सी है? हम मानव शरीर की पूछ लिया तो स्पर्म है। सबसे बड़ी सेल पूछ लिया मानव शरीर की तो क्या हो जाएगी? ओवम हो जाएगा। वैसे सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, जो एक बैक्टीरिया है। सबसे बड़ी सेल पूछ लेंगे तो सबसे बड़ी सेल कौन सी हो जाएगी? हमारी ऑस्ट्रिच का एग हो जाएगा, 170 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सबसे लिस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन किस में होती है? सबसे अपने आप को कम रीजनरेट कौन कर पाता है? हमारी न्यूरॉन सेल। सबसे लॉन्गेस्ट सेल पूछ ली तो भी न्यूरॉन सेल। अगर पूछ लिया तुमसे क्वेश्चन में कि बताओ मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसकी होती है? तो लीवर की होती है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है हमारी बॉडी में? 10 की पावर 14 होती हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम डाइजेस्टिव बैग है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। डाइजेस्टिव बैग या फिर सुसाइड बैग पूछ ले तो लाइजोसोम है। प्रोटीन फैक्ट्री पूछ ली तो कौन है? राइबोसोम है। अगर पूछ लिया स्टेरॉइड्स किससे निकलते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ पार्ट से निकलते हैं। तो ये बोला, ऐसे पूरा चैप्टर तुम्हें रिवीजन होना चाहिए। फिर मैं कहा भाई टिश्यू पे आ जाते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? हमारा टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल है जो एक तरह का काम परफॉर्म करते हैं, एक ही जैसा काम करते हैं। टिश्यू होते हैं 2 तरह के, एक एनिमल टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले मैंने बात की किसकी? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हो गए 4, कौन कौन से? नर्वस टिश्यू, और कौन सा हो गया नर्वस टिश्यू के अलावा? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, कार्डिक हो गया। कार्डिक में जो हमारा वो आ जाता है, हार्ट आ जाता है, इसको हम मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। तो एक हो गया कौन सा? मस्कुलर टिश्यू। एक हो गया हमारा एपिथेलियल, जो हमारी स्किन में पाया जाता है, स्किन में की रक्षा करता है। फिर हो जाता है हमारा मस्कुलर। मसल्स होती है हमारी 3 तरह की, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री, और एक कौन सी हो जाएगी भाई? कार्डिक हो जाएगी। वॉलेंट्री जो हमारे बस में, हाथ पैर की रिएक्शन, हाथ पैर को हिलाना, हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, वो हमारी इच्छा में है, ऐच्छिक। और एक अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री में आ गया जो हमारे बस में नहीं, तो लीवर, किडनी वगैरह के जो आ जाते हैं। फिर अभी तो बता ही दिया प्लांट के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है।
कोलन काइमा क्या करता है, ये भी जो पौधे की वो होती है ना, जो पौधा होता है, जैसे पौधे की पत्तियां होती हैं वो आराम से क्या कर सकती हैं, तुड़ मुड़ सकती हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये पौधों को, क्या देता है ये, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पत्तियां टूटती नहीं है, कई बार हम उसको अच्छे से मतलब मोड़ देते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा कोलन काइमा है। अब देखो कुलदीप, देखो रेस्पिरेशन एक बार मैं करवा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास रिकॉर्डेड क्लास, आप वहाँ पे जाके दोबारा देख सकते हो, तो इससे अच्छा है कि मैं ब्रेन करवा देती हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बनता है प्लीज़, ठीक है ना, तो वो कर लो, वो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। कुलदीप, ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, हमारा दिमाग जिसको हम बोलते हैं, हमारा ब्रेन। तो पूछ लेगा भाई जो ब्रेन है वो किसका बना है, तो याद रखना ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। किसका बना है भाई, ये न्यूरॉन का बना है। और न्यूरॉन कैसी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, और इसके अंदर लीस्ट रीजनरेटिव पावर होती है, ठीक है। अब देखो न्यूरॉन किस कैसे लिख लोगे यहाँ पे बेसिक से कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन की स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, न्यूरोलॉजी। क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। तो ये कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी होती है, सबसे लंबी कोशिका पूछ लेंगे तो कौन होती है, हमारी न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन कैसी होती है भाई, सबसे लंबी सेल होती है। अगर तुमसे पूछ ले स्टडी ऑफ ब्रेन, ठीक करना इसको, स्टडी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की स्टडी को क्या बोलेंगे हम, तो ब्रेन की स्टडी को क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि ब्रेन किससे मिलके बना है, न्यूरॉन से मिलके बना है। अब लिख लो ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, वेट ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन है उसका वेट कितना होता है, 1350 ग्राम से 1450 ग्राम, 1350 ग्राम से 1450 ग्राम के बीच में हमारा ब्रेन का क्या होता है, वेट होता है। या फिर आउंस में पूछ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आउंस में भी पूछ लिया तो याद रखना 3 आउंस होते हैं। या फिर आपसे किलो में पूछ सकता है तो 1.3 किलो, 1.3 किलो, 1.4 कर लो इसको, वैसे 1.38 समथिंग होता है, तो 1.4 kg आ जाएगा। ग्राम में पूछा तो ये, आउंस में पूछा तो ये, और केजी में पूछा तो ये हमारे ब्रेन का क्या होता है, वेट होता है। आई थिंक सो तुम्हें याद हो गया होगा। आप पूछ लेगा नेशनल ब्रेन, जैसे मैंने कहा था नेशनल सेल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पुणे में था। सेल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, कोशिका का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था, हमारा पुणे में था। और अब मैं बात कर लूँगी, बताओ भाई ब्रेन का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो लिख लेना, तो दो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है मानेसर में, मानेसर में। और मानेसर कहाँ पे है, गुड़गांव में, यानी कि ये हमारे ही गुड़गांव शहर में है ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है, मानेसर गुड़गांव में है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन पूछ लिया, अगर तुमसे पूछ लिया बताओ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो याद रखना सेरिब्रम है। कौन है, सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट पार्ट का है, ब्रेन का कौन है भाई, हमारा सेरिब्रम। द ब्रेन मेकअप अबाउट 2% ऑफ बॉडी। अगर मान के चलते हैं जो ब्रेन है ना, ब्रेन इज 2% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट। मान के चलते हैं तुम्हारी बॉडी का वेट 60 किलो है, तो 60 किलो का 2% में ही तो हमारा ब्रेन आ जाता है। तो ब्रेन इज 2% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट। और ब्लड कितने में था, 7 से 7.5% में तो ब्लड होता है, और 2% में क्या होता है हमारा, 2% में हमारा होगा भाई ब्रेन होगा। सेरिब्रम कितना, अगर मैं बात कर लूँ सेरिब्रम को मैंने ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट बताया है, तो ब्रेन मान के चलते 100% है, तो 85% में तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम होता है, यानी कि 2/3 पार्ट में क्या होता है, ब्रेन होता है। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, हमारा ब्रेन का सेरिब्रम है। और ब्रेन का हमारी ह्यूमन बॉडी के वेट का 2% जो होता है वो किस में पाया जाता है, हमारे
ब्रेन में पाया जाता है। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन कंटेन अप्रोक्सी 1 बिलियन। अब पूछ लेगा देखो कितने न्यूरॉन्स होते हैं, ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो मैं एरो बना रही हूँ। अब आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताओ जो ब्रेन है उसमें कितने न्यूरॉन्स होते हैं। तो याद रखना ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन क्या होते हैं, 100। अगर बिलियन की बात करूँगी तो वो कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं भाई, 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल 10 की पावर 14 पाई जाती हैं, उसी प्रकार हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है भाई, समझ आया यहाँ तक भाई सबको? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखवा रही हूँ। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब सुनो, जो ब्रेन है मैंने कहा ये हमारा ब्रेन है, इसको एक लेयर ने 2 भागों में बांट दिया। इस का मैंने बोल दिया कोपल्स, एक बार नाम देखने दो भाई, इसकी स्पेलिंग कॉर्पस कोलेसम, कॉर्पस कोलेसम। कॉर्पस कोलेसम जो है ना वो क्या है, हमारे लेफ्ट ब्रेन को और हमारे जो राइट ब्रेन है उसको 2 भागों में कौन बांटता है, कॉर्पस कोलेसम भागता है। कौन बांटता है भाई, कॉर्पस कोलेटम बांटता है। अब देखो जो लेफ्ट पार्ट होता है ना, जो लेफ्ट पार्ट होता है, ये वाला जो लेफ्ट पार्ट होता है, जो लेफ्ट पार्ट होगा ब्रेन का, लेफ्ट ब्रेन फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। और जो राइट है, राइट ब्रेन, जो राइट पोर्शन का ब्रेन है ना वो किस में पाया जाता है, ज़्यादा मेल्स में पाया जाता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम बहुत अच्छे से घर को सजाना, क्रिएटिविटी करना, तो जो ज़्यादा क्रिएटिव कौन होती है, फीमेल्स होती हैं। तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है भाई, लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं बात कर लूँ मेल के लिए, तो मेल के अंदर कौन सा ज़्यादा पाया जाता है, मेल के अंदर पाया जाता है राइट ब्रेन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इससे ये बिजनेस का सोचना वोचना, मतलब थिंकिंग के लिए ज़्यादा यही रिस्पॉन्सिबल है। जो फीमेल्स होती हैं लेफ्ट ब्रेन का और राइट ब्रेन का एक साथ यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या विशेषता होती है, वो लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक साथ यूज़ कर सकती हैं। बट जो मेल्स होते हैं वो या तो एक टाइम में लेफ्ट को यूज़ करेंगे या एक टाइम में राइट को यूज़ करेंगे। फीमेल होती हैं मतलब चंट ज़्यादा होती हैं, वो क्या करती हैं, एक साथ क्रिएटिविटी भी करती रहती हैं, सोचती भी रहती हैं। तो यानी कि उनका लेफ्ट और राइट पार्ट से वो दोनों से एक साथ काम ले सकती हैं। आई बात समझ में भाई सभी को? कमेंट करके बताना एक बार, क्लियर है यहाँ तक? बताना एक बार कमेंट करके जल्दी से, क्लियर है भाई यहाँ तक? आवर ब्रेन यूज 20% ऑफ ऑक्सीजन। हमारा जो ब्रेन है वो हमने जितनी ऑक्सीजन ली है ना हमारी बॉडी ने, उसका 20% ऑक्सीजन का यूज़ कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। आवर ब्रेन यूज 20% ऑफ ऑक्सीजन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की टोटल ऑक्सीजन का 20% कौन यूज़ करता है, हमारा ब्रेन यूज़ करता है। और जो हमारा ब्रेन है ना, नेक्स्ट पॉइंट सुनोगे, आवर ब्रेन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो ब्रेन है वो विद्युत को प्रोड्यूस कर सकता है। हमारे ब्रेन के अंदर इतना करंट भी होता है। तो याद रखना, आवर ब्रेन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो ब्रेन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, कितनी, 12 से 25 वोट की बीच की। किसकी, 12 से 25 वोट की बिजली हमारा दिमाग अकेला प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा एक कमेंट बताना मुझे ज़रा एक बार, 1 हॉर्स पावर, एग्ज़ाम में पूछता है ये कि 1 हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? कमेंट करके जल्दी बता दो।
अब अगला पॉइंट बता रही हूँ मैं तुम्हें, 1 हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है, बस ये बता दो। ब्रेन का स्टोरेज स्पेस लिख लो, ब्रेन का स्टोरेज स्पेस, जो ब्रेन होता है ना उसका स्टोरेज स्पेस कितना होता है भाई, 25 लाख होता है। कितना होता है, 25 लाख होता है। हम 1 GB 2 GB 3 GB 64 GB 128 GB फ़ोन में इन पे वो करते रहते हैं भाई, जिसकी ज़्यादा स्टोरेज पावर होगी वो उतना अच्छा होगा। अपने ब्रेन को देख लो ना, अकेले ब्रेन के अंदर ही 25 लाख की क्या होती है, स्टोरेज क्षमता होती है। 25 लाख की क्या होती है, स्टोरेज क्षमता होती है, किस में, हमारे ब्रेन में। 746 ठीक है और 786 गलत है। 746 ठीक है, 786 गलत है। चलो अब आ जाते हैं हमारे ब्रेन के पार्ट पे। तो हमारा ब्रेन जो होगा, मैंने कह दिया भाई हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट है, अगर मस्तिष्क बोलेंगे, वो कौन सा है, फोर ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन। जो सबसे लास्ट में होगा उसको क्या बोलेंगे हम, हिंड ब्रेन। आई बात समझ में। ब्रेन कितनी तरह के, हमने ब्रेन को 3 भागों में बांट दिया। 445 कहाँ से आ गया, 446 है। अरुण गोयत, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के मैंने कह दिया भाई 3 पार्ट हैं। एक तो पार्ट कौन सा, हमारा फोर ब्रेन, हमारा फोर ब्रेन मतलब हमारा अगर मस्तिष्क। कौन सा, फोर ब्रेन हमारा कौन सा है, अगर मस्तिष्क। फिर आ जाता है कौन सा, मिड ब्रेन। कौन सा आ गया भाई, हमारा मिड ब्रेन, यानी कि बीच वाला जो पार्ट होता है। अगर मैं बात कर लूँ फिर इसके बाद, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और कौन सा हो जाएगा, हिंड ब्रेन। कौन सा हो जाएगा भाई, हिंड ब्रेन। ये हमारे दिमाग का सबसे पीछे वाला हिस्सा कौन सा होता है भाई, हिंड ब्रेन का होता है। अब फोर ब्रेन में आ जाओ। फोर ब्रेन में कौन कौन होता है, एक तो होगा सेरिब्रम। कौन होगा, सेरिब्रम। कंफ्यूज मत हो ना, सेरिब्रम में और सेरिबेलम में। तो सेरिब्रम बोल रही हूँ मैं। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेरिब्रम। और सेकंड कौन सा हो जाएगा इसका, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और अगला कौन सा हो जाएगा भाई, थैलेमस। कौन सा हो जाएगा हमारा, थैलेमस। सेरिब्रम बोलना मेरे साथ एक बार, बैठे बैठे वहीं पे, सेरिब्रम बोलो। क्या, सेरिब्रम। तो भ्रम किसको नहीं होता भाई, भ्रम किसको नहीं होता, जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके लिए, उनको तो वो हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है। उनके लिए कोई बात भ्रम हो सकती है, तो नहीं होती। तो याद रखना, इंटेलिजेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे इंटेलिजेंस के लिए। इंटेलिजेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे आईक्यू के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम। भ्रम किसको नहीं होता, इंटेलिजेंट लोगों को नहीं होता। सेकंड आ जाओ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से पहले पढ़ लो थैलेमस, तो बोलना थैलेमस। तो थैलेमस कुछ कुछ थर्मस के जैसा लग रहा है, थैलेमस कुछ कुछ थर्मस के जैसा लग रहा है। तो याद रखना, ठंडे गर्म का अनुभव, ठंडे गरम कोई चीज़ है उसका अनुभव कौन करवाता है हमें, उसका अनुभव करवाता है हमें थैलेमस। कौन करवाता है, थैलेमस। अब हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपो से याद रखना हंगर, एच से याद रखना क्या, हंगर। हंगर के लिए, थ्रस्ट के लिए, बॉडी के टेम्परेचर के लिए। हंगर भूख प्यास के लिए, हंगर हो गई। थ्रस्ट मतलब भाई प्यास हो गई। तो भूख प्यास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस है। और सेरिब्रम किसके लिए, हमारे आईक्यू, हमारे इंटेलिजेंस के लिए। थैलेमस कौन सा है, जो हमें ठंडे गर्म का अनुभव करवाता है, वो कौन हो जाएगा, हमारा हाइपोथैलेमस। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाते हैं, ये हमें दर्द का एहसास भी करवाता है थैलेमस, ठीक है। हमने देखो, मान के चलते हैं, हमने कोई इमेज देखी है, हमने कोई इमेज देखी है, तो जो ब्रेन है ना, ब्रेन इमेज को, हमारे किसी भी इमेज को कितने टाइम तक हमारे ब्रेन में रख सकता है, 1/16 सेकेंड तक, 1/16 सेकेंड तक किसको रख सकता है, किसी भी इमेज को। हम मान ले मूवी देख रहे हैं, तो पिछली इमेज जो हमने देखी है और उससे आगे आने वाली इमेज के बीच में डिफरेंस होता जाता है। और हमारी जो इमेज रहती है वो हमारे ब्रेन में कितने टाइम तक रहती है, 1/16 तक रहती है। और साउंड पूछ लेंगे तो साउंड, जैसे हमारे ब्रेन में साउंड कब तक रहती है, ये तो मैंने साउंड का चैप्टर
करवाया था जब बताया होगा, 1/10 सेकंड तक रहती है, यानी कि 0.1 सेकंड तक भी रहती है। कैसे भी पूछ सकते हैं, 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड। अब आ जाओ ब्रेन के सेकंड पार्ट पर। ये तो हमने पढ़ लिया था क्या, कि भाई ब्रेन में 4 ब्रेन, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। अब आ जाओ किस पे, हमारे मिड ब्रेन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ भाई, मिड ब्रेन पर। तो देखो सुनो, जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के भी आगे पार्ट होते हैं। तो याद रखना, जो पहला पार्ट है ना, पहले पार्ट को बोलेंगे सेरिबेलम। क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। अब सेरिब्रम तो कर लिया था, ब्रह्म इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सेरिबेलम की बात कर लेंगे तो हमारी बॉडी में हम कंट्रोल कर पाते हैं हर चीज़ को और कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। अब तुम मुझे कोई चीज़ दोगे, मैं ले लूँगी हाथ से, मेरे हाथ में कंट्रोल है, मैं नीचे रखना चाहूँगी नीचे रख दूँगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हमारे ऊपर क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ब्रेन का सेरिबेलम। कौन है भाई, हिंड ब्रेन का सेरिबेलम। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है भाई, एक बार लिख लो इसको। ये किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। प्लीज़ इसको ठीक कर लेना, आई एम सो सॉरी। हिंड ब्रेन का पार्ट है ये सेरिबेलम। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये। इसका सेकंड पार्ट कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करेगा, हमारे पास जो भी बीपी का रेट हो गया, बीपी हो गया या ब्लड प्रेशर, या फिर मैं बात कर लूँ हार्ट बीट की या रेस्पिरेशन रेट की, लिख लोगे यहाँ पे, हार्ट बीट हो गई या फिर इसी को बोल देंगे हम रेस्पिरेशन। तो इन सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन है भाई, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं हम, थर्ड किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो सुनो, अभी 1 मिनट रुक जाओ बस। स्पाइनल कॉर्ड, सो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना। रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना, किसको कंट्रोल करना भाई, रिफ्लेक्स एक्शन को नियमित करना किसका काम है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का काम है। इसके बारे में हमें किसने बताया था, याद रखना, मार्शल हॉल ने। किसने बताया था इसके बारे में हमें, मार्शल हॉल ने बताया था। ठीक है, सुनो भाई, एक बीच में लाइन रह गया। हमने बात की है किसकी, हमने बात की हमारे ब्रेन की अर्थात हमारे दिमाग की। तो ब्रेन किसका बना है, फटाफट बोलो साथ साथ, ब्रेन किसका बना है, न्यूरॉन का बना है। स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। वेट कितना है ब्रेन का, 350 ग्राम या 1450 ग्राम। इसी को 3 आउंस या 1.4 kg भी हम लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो याद रखना मानेसर में, और मानेसर कहाँ पे है, गुड़गांव में है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन देख लो संदीप, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है, तो सेरिब्रम का होता है। जितना ब्रेन है उसका 85% में तो सिर्फ सेरिब्रम आता है, और ये 2/3 पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन के, हमारी बॉडी का मान के चलते जितना वेट है उसका 2% में हमारा ब्रेन होता है। और ब्लड कितने में बताया था, 7 से 7.5% में। ब्रेन जो है उसके अंदर कितने, क्योंकि ब्रेन किसका बना है भाई, न्यूरॉन्स का बना है। तो कितने न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अब मैंने कहा ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट, एक दायां हिस्सा, एक क्या होगा बायां दिमाग, एक दायां दिमाग। इसको 2 लेयर्स में कौन बांटता है, कॉर्पस कोलेसम। कौन बांटता है भाई, कॉर्पस कोलेसम 2 हिस्सों में ब्रेन को हमारे को बांट देता है। अब जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। फीमेल्स ही हैं जो लेफ्ट और राइट पार्ट को एक साथ यूज़ कर सकती हैं। राइट पार्ट मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। ये बिजनेस के बारे में सोचना या ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना, ज़्यादा इमोशनल भी कौन होते हैं भाई, मेल्स होते हैं। आवर ब्रेन का अगर टोटल ऑक्सीजन है तो उसका 20% कौन यूज़ कर लेता है, हमारे शरीर का, मतलब हमारे शरीर के टोटल ऑक्सीजन का 20% हमारा दिमाग यूज़ कर लेता है। हमारा जो दिमाग है वो विद्युत को भी पैदा कर सकता है, कितनी, 12 से 25 वोल्ट की। 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वोल्ट होते हैं। ब्रेन का स्टोरेज स्पेस कितना है भाई, 25 लाख है। अब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन होगा 3 तरह का, एक तो कौन सा भाई, अग्र
मस्तिष्क, और एक को उसको बोलेंगे हम कौन सा, पश्च मस्तिष्क, सबसे आखिर वाला जो मस्तिष्क होता है। और ये कौन सा होता है, मिड ब्रेन, मिड मतलब बीच वाला। अब फोर ब्रेन के आगे तीन पार्ट हो गए, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरिब्रम, भ्रम किसको नहीं होता, तो भ्रम इंटेलिजेंट लोगों को नहीं होता। तो इंटेलिजेंस के लिए या आईक्यू के लिए या थिंकिंग के लिए, मतलब चिंतन के लिए पूछ लेगा कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना सेरिब्रम है। हाइपोथैलेमस हमारी भूख प्यास के लिए, थैलेमस, थर्मस, थर्मस गर्म ठंडे का अनुभव करवाती है, तो गर्म ठंडे का अनुभव पूछ लिया तो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना दर्द के लिए, दर्द के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल, हमें दर्द का महसूस होता है वो भी हमें थैलेमस की वजह से होता है। ठीक है, हिंदी में भी यही होता है, हिंदी में भी ये हिंड ब्रेन या कौन सा है मेरा भाई, पश्च मस्तिष्क होता है। ब्रेन की जो इमेज है 1/16 सेकंड तक रहती है हमारे दिमाग में, साउंड जो है 1/10 सेकंड तक रहती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, हिंड ब्रेन में आ जाता है सेरिबेलम और कोड। अब याद रखना ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा तो सेरिब्रम था और सबसे छोटा कौन सा है, सेरिबेलम। सबसे बड़ा सेरिब्रम, सबसे छोटा सेरिबेलम है। मेडुला ओब्लंगेटा क्या करता है, हमारे बीपी को, रेस्पिरेशन को यानी कि श्वसन को, ब्रीथिंग को, पल्स रेट को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लंगेटा। स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। कोई भी चीज़ पे हमने हाथ लगा दिया, करंट था तो हमारा हाथ पीछे हो गया एकदम से, किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया हमारा हाथ पीछे हो जाता है, या फिर मतलब ऐसे हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। मान लें हमारे हाथ के ऊपर कुछ छिपकली या कुछ भी गिर गई तो हम हाथ को तुरंत पीछे कर लेते हैं, तो ये कैसा कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हैं। तो इसी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्लियर है यहाँ तक ब्रेन के बारे में? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या क्लियर है यहाँ तक भाई। एक बार जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे चल रही हूँ, सेंस ऑर्गन करवा रही हूँ, जल्दी करो क्योंकि मैं चाह रही हूँ आज हॉर्मोन्स भी करवा दूँ, एटलीस्ट हार्मोन तो करवा ही दूँ बॉटनी के। जल्दी से करो भाई, कमेंट करके जल्दी बता दो। एक गिलास पानी का भर के दो जल्दी। क्लियर भाई? अरुण, गोयत, संदीप, कुलदीप, जल्दी से बता दो। मंजीत, ताकि मैं आगे सेंस ऑर्गन शुरू कर दूं। चलो अंजलि, क्लियर है भाई? मंजीत, अरुण, गोयत, कुलदीप, सभी को क्लियर? चलो आगे मैं शुरू करवा रही हूँ हमारे सेंस ऑर्गन। क्या करवा रही हूँ? हमारे सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन में कौन कौन आ जाता है देखो। थैंक यू सो मच। जल्दी कमेंट करके बता दो कि सेंस ऑर्गन में कौन कौन आता है। हमारी स्किन अर्थात हमारी त्वचा आती है सेंस ऑर्गन में। और कौन आता है? हमारा टंग आता है, हमारी जीभ आती है, इसको हम जिह्वा भी बोलते हैं। इसके बाद आ जाएगी कौन सी? ईयर आ जाता है, नोज आ जाता है, हमारा कान आ गया, हमारा नाक आ गया, हमारी स्किन आ गई, हमारी टंग आ गई, और कौन सा बचा भाई? चौथा हमारी आई। कौन सा बच गया? हमारा आई। आई अर्थात हमारी आँख। ये हमारे कौन से ऑर्गन है? सेंस ऑर्गन है। तो मेरी कोशिश रहेगी इससे जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इन पांचों टॉपिक से वो कवर कर ले हम। ठीक है, ठीक है अजय। तो सबसे पहले मैंने उठाया किसको? स्किन को। तो सबसे पहले हमने उठा लिया भाई किसको? स्किन को। स्किन अर्थात हमारी त्वचा। त्वचा का मैंने बोल दिया पहला पार्ट। तो स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्किन की स्टडी को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ स्किन को क्या बोलेंगे?
डर्मेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजी। और जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो स्किन की स्टडी क्या कहलाती है भाई? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अब पूछ लेगा स्किन कैसी है, तो याद रखना स्किन एक कनेक्टिव है। कैसी है? एक कनेक्टिव टिश्यू, एक संयोजी ऊतक है। स्किन कैसा है भाई? संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। आप पूछ सकता है, हाँ बिल्कुल कुलदीप, वेरी गुड। स्किन कैसी है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। स्किन का सबसे बड़ा भाग पूछ लेंगे, अगर पूछ लिया शरीर का सबसे बड़ा भाग, शरीर का सबसे बड़ा भाग हमारा ब्रेन होता है। कौन होता है? हमारा ब्रेन होता है। अगर पूछ लिया शरीर में, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, अगर शरीर में सबसे बड़ा, शरीर में सबसे बड़ा कौन है? तो ब्रेन नहीं, सॉरी स्किन, अभी ब्रेन करा के हटी तो ब्रेन ही लिख दिया। शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है? स्किन है। शरीर में सबसे बड़ा भाग कौन है? हमारा लीवर। कौन है भाई? हमारा लीवर है सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा, शरीर का सबसे बड़ा, तो स्किन के अंदर मतलब शरीर में सबसे बड़ा पूछ लिया तो क्या लिखोगे? लीवर लिखोगे। क्लियर? अब चलते हैं आगे। काम क्या है भाई इसका? वर्क क्या है स्किन का? वर्क ये हमारी रक्षा करती है। किससे करती है? कीटाणुओं से करती है। भाई स्किन के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करती है? तो इसके अंदर लाइजोसोम होता है। क्या होता है? लाइजोसोम होता है, जिसको हम सुसाइड बैग या डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। तो लाइजोसोम होता है, ये हमारे कीटाणुओं से रक्षा करती है। और किससे रक्षा करती है? ये हमारी यूवी रेज से रक्षा करती है। किससे करती है? यूवी रेज, अल्ट्रा वोयलेट रेज होती हैं, जिसी को हम क्या कहते हैं भाई? पराबैंगनी। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? हमारी यूवी से हमारी रक्षा करती है। यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी रक्षा कौन करती है? हमारी स्किन। अब पूछ लेगा स्किन के अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हमारी स्किन के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई? विटामिन डी। कौन सा विटामिन पाया जाता है? हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? कैल्शियम पाया जाता है। अब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर पूछ लेंगे, बताओ तुम्हारी स्किन है, तुम्हारी बॉडी, उसका टेम्परेचर क्या है? तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। और बॉडी का टेम्परेचर किस में मापते हैं हम? थर्मामीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं भाई? थर्मामीटर में। और थर्मामीटर में किसका यूज़ करते हैं हम? मरकरी का। किसका यूज़ करते हैं? मरकरी का। और मरकरी का और का नाम पूछ लिया ना पेपर में तो याद रखना सीनेबार है। क्या है? सीनेबार। और एक कैलोमल भी है। कौन है? कैलोमल। कैलोमल और सीनेबार क्या है? अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? मरकरी के अयस्क हैं। और मरकरी का यूज़ कहाँ करते हैं हम? थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। थर्मामीटर का मतलब वो डिवाइस जहाँ पे हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया हाई टेम्परेचर को कहाँ पे मापेंगे या सन के टेम्परेचर को किस में मापेंगे, तो जल्दी कमेंट करके बता दो। सबसे हाई टेम्परेचर किस में मापते हैं? या फिर पूछ लेंगे सेकंड, सबसे हाई टेम्परेचर पूछ लिया या सन का टेम्परेचर पूछ लिया, को हम किस में माप सकते हैं? तो जल्दी बताना। कुलदीप, अगर शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा या भाग कौन सा है? शरीर का पूछ लिया तो हमारी स्किन है। और शरीर में अंदर पूछ लिया तो क्या? लीवर। समझ आई बेटा? आप देखना हमारी स्किन क्या एक्सक्रीट करती है, मतलब किसका निष्कासन करती है। तो याद रखना किसका करती है? हमारी स्किन से क्या निकलता है? हमारी स्किन से पसीना निकलता है। ठीक है,
और क्या निकलता है, सोल्ट, नमक सा जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो किसके थ्रू निकल जाता है, यस एक्स्ट्रा जो सोल्ट होता है वो किसके थ्रू निकल जाता है, हमारी स्किन के थ्रू। ये अवशोषण किसका कर सकती है, हमारी स्किन जो है वो किसका अवशोषण कर सकती है, मतलब किसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो याद रखना ये तेल को, क्रीम को, या दवाई जो हम लगाते हैं, कोई भी मलहम वगैरह जो होती है उसको क्या कर सकती है, ये एब्जॉर्ब कर सकती है, उसका अवशोषण कर सकती है। ठीक है भाई। अब देखो लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो लेयर्स होती है उनके नाम देखो क्या क्या होंगे। तो याद रखना सबसे पहले लेयर की, स्किन की लेयर्स की बात कर लेते हैं। स्किन की लेयर पूछ लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। स्किन की जो सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको हम, एपिडर्मिस, डर्मेटोलॉजी डर्मिस। ठीक है। और दूसरे को क्या बोलेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ डर्मिस। एक एपिडर्मिस और दूसरी कौन सी है भाई, डर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है ना उसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम, बाहरी परत होती है एक तरह से। एपिडर्मिस इसे याद रखना, कई बार एपिडर्मिस के नाम से देता है। एपिडर्मिस कौन सी है, बाहरी परत है। तो इसके अंदर नो ब्लड, कोई खून नहीं होता। कई बार हम छिल जाते हैं ना, जब छिल जाते हैं तो खून नहीं निकलता, याद रखना खून स्किन एपिडर्मिस के भी नीचे होता है। तो हमारी स्किन जो होती है उसमें कोई खून नहीं होता, नो ब्लड। और फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है मेलानिन। क्या पाया जाता है हमारे स्किन के अंदर, मेलानिन। जो सांवले रंग के लोग होते हैं ना उनके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है। जो सांवले रंग के लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो गोरे रंग के लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन क्या होता है भाई, कम होता है। अब मेलानिन हमारी रक्षा करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, पराबैंगनी विकिरणों से। अगर जिसके अंदर ज़्यादा मेलानिन है तो उसके अंदर क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज से ज़्यादा रक्षा हो जाएगी, तो उसको कैंसर का खतरा क्या रहता है, कम रहता है। और जो ज़्यादा गोरे लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन कम होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज से इतनी प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, तो उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। समझ में आई बात। इसकी 5 लेयर्स होती हैं, एक याद रख लोगे बस, स्टर्नम, स्टेरटम। स्किन की 5 लेयर्स होती हैं टोटल। ठीक है। लेयर्स किसी काम की नहीं है याद करने की, कभी पूछी नहीं गई ना पूछी जाएगी। अब आ जाता हो डर्मिस। डर्मिस में क्या पाया जाता है भाई, हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं। डर्मिस में क्या पाया जाता है, हमारी जो ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं वो किस में पाई जाती है, एपिडर्मिस के पायरोमीटर। वेरी गुड भाई, सबकी स्पेलिंग गलत है, पायरोमीटर होती है। ठीक है। ग्लैंड, ये चर्म रोग भी इसी में होता है। रोम, छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो भी डर्मिस में ही पाए जाते हैं, याद रखना। एपिडर्मिस, डर्मिस, डर्मिस सबसे बाहर वाली त्वचा होती है, इसमें कोई खून नहीं होता। क्या पाया जाता है इसके अंदर, मेलानिन पाया जाता है। फिर आ जाओ डर्मिस के ऊपर। डर्मिस में क्या होता है, ग्लैंड होती है, बाल होते हैं, रोम होते हैं, और इसके अंदर 2 लेयर होती हैं। ठीक है। पेपिलरी और रेटिकुलर, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी लेयर का यूज़ करते हैं औद्योगिक उद्योग में भी इसी लेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कई बार सुना होगा चमड़े के बैग बनाना, चमड़े के शूज़ बनाना, चमड़े की बेल्ट बनानी जानवरों को मार के। तो वो जानवरों को मार के ले कौन सी लेयर का यूज़ करते हैं, डर्मिस का। तो इसी काम किस में यूज़ करते हैं, उद्योग में, या चमड़े के व्यापार में भी किसका यूज़ करते हैं, डर्मिस का यूज़ करते हैं। क्लियर भैया आज तक सभी को, जल्दी से बता दो, क्लियर है। जो स्किन होती है ना, स्किन, तो स्किन की मोटाई पूछ लेंगे। जो स्किन है, स्किन की मोटाई कितनी होती है, कमेंट करके बताना। हमारी स्किन कितनी मोटी होती है, हमारी स्किन कितनी मोटी होती है, 0.5 से mm से 2 mm, 0.5 mm से 2 mm के बीच की जो होती है वो को क्या होती है, मेरी स्किन की मोटाई होती है। अब पलकों की स्किन सबसे पतली होती है। सबसे पतली स्किन पूछ लिया तो सबसे पतली स्किन पूछ लिया तो सबसे पतली स्किन कौन सी होती है, हमारी पलकों की होती है। किसकी होती है,
पलकों की होती है। और सबसे मोटी स्किन पूछ लिया तो सबसे मोटी स्किन पूछ लिया तो याद रखना सबसे हाथ और जो पैर के तलवे होते हैं ना, हाथ और पैर के जो तलवे होते हैं, ये सबसे मोटे होते हैं। और हमारी जो आई पलक होती है उसकी जो स्किन होती है वो सबसे पतली होती है। आई बात समझ में सभी को? स्किन समझ में आ गया है? सबसे पहले स्किन की लेयर क्या क्या पढ़ी हमने? एपिडर्मिस, और फिर डर्मिस, और फिर कौन सी आ जाएगी हमारा? फैट। एपिडर्मिस, डर्मिस, और फिर क्या आ जाएगा भाई? फैट आ जाएगा। एपिडर्मिस होगी, डर्मिस होगी, और फिर क्या आ जाएगा? फैट आ जाएगा। बात समझ में? अब चलते हैं आगे। आगे आ जाता है कौन सा? हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ईयर अर्थात हम कान की बात कर रहे हैं। तो स्किन की स्टडी को तो हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, कान की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ईयर। ईयर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है भाई? ओटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कान के बाद नीचे। कान, कोई भी साउंड है वो कितने टाइम तक रहती है हमारे ब्रेन में? 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड तक रहती है। दोबारा लिख दिया, अच्छे से याद हो जाएगा अब, क्योंकि ईयर की बात करें तो वहाँ साउंड की बात होगी। तो अगर पूछ ले पिन्ना, कान के अंदर क्या होता है? पिन्ना। और पिन्ना सबसे बाहरी, जो कान का सबसे भारी हिस्सा होता है ना, जो हमें दिखाई देता है, वो कौन सा होता है? हमारा पिन्ना। उसको क्या बोलते हैं भाई? पिन्ना बोलते हैं। अब देखो बाहरी कान को क्या बोलते हैं? पिन्ना। कान का काम क्या है? बैलेंस करता है ये बहुत सारी चीज़ों को। जैसे मैंने कहा, हमने कान से बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनी तो हमारे कान के पर्दे फट सकते थे, तो हमारा मुंह खुल जाता है। तो एक्स्ट्रा देखो, जब मैंने बहुत तेज़ आवाज़ सुनी है तो कान में एकदम से आवाज़ गई और हम एकदम से डर जाते हैं कई बारी, बहुत जब तेज़ आवाज़ सुनते हैं। तो याद रखना हमारा मुंह खुल जाता है। मुंह क्यों खुलता है? एक तो कान से आवाज़ गई है, एक तो यहाँ फोर्स लगी, एक मुंह ने खोला तो मुंह ने अंदर हवा गई, हवा और वो दोनों आपस में बीच में एक जगह टकरा के और न्यूट्रल कर देते हैं कंडीशन को। तो इस वजह से हमारे कान के पर्दे फटने से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। अगर हम मुंह नहीं खुलता है तो फिर ज़्यादा खतरा हो जाता है। ठीक है, तो पिन्ना क्या करता है? बैलेंस का काम भी करता है। इसके बाद पूछ लेंगे पिन्ना क्या है? मतलब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब भाई अवशेषी अंग। कैसा अंग है ये? एक अवशेषी अंग है। मतलब ये एक्स्ट्रा है, मतलब अगर कान का अंदर वाला पार्ट तो इम्पोर्टेंट होता है, अगर बाहर वाला ना होता तो ये एक तरह से अवशेषीय अंग में हम इसको काउंट कर लेते हैं। इसके भी 7 भाग होते हैं। जो कान होता है ना भाई, इसके 7 लेयर्स होती हैं। तो याद रखना, एक होता है हेलिक्स। क्या होता है? एक हेलिक्स। और दूसरा कौन सा होता है? ल्यूबिला। कौन सी होती है? लूबिला बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये जो ल्यूबिला है ना, यही पता कौन सा पार्ट है जहाँ पे हम क्या पहनते हैं? कान में जो बाली पहनते हैं ना, कान की जो बाली पहनते हैं वो इस लब्यूला इसमें पहनते हैं। यहाँ पहनते हैं ना कान की बाली, तो ल्यूबिला हिस्सा वही होता है। तो 7 भाग इसमें से 2 याद रखना, हेलिक्स और लेब्यूला। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वैसे ऐसे क्वेश्चन कुछ बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो जो बनता है वो बता रही हूँ। कान में क्या क्या होगा? सुनते जाओ स्टेप्स। सबसे पहले होगी हमारी कैनाल। क्या होगी? हमारी कैनाल होगी, जहाँ से हमारी आवाज़ अंदर जाएगी। फिर ईयर ड्रम होगा। अब देखो, ईयर ड्रम मतलब भाई कान की एक झिल्ली होती है जिस पे आवाज़ गई कैनाल के थ्रू, ईयर ड्रम पे टकराई, और ईयर ड्रम पे टकराई ना, तो हमने अगर हल्की सी भी आवाज़ सुनी है ना, तो ड्रम क्या करता है? उसकी वाइब्रेशन, कंपन पैदा कर देता है वहाँ पे, और इसकी वजह से आवाज़ क्या हो जाती है? थोड़ी तेज़ सुनाई शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है? ये क्या करता है? कंपन करेगा। इसके बाद आ जाओ, ओसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? इसके बाद
ओसिकल्स होते हैं। ये क्या कर देते हैं, आयाम को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, ये आयाम को अर्थात ये एम्पलीट्यूड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एम्पलीट्यूड होता है पता है क्या, ये हमारी कोई वेव है, मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अगर वाइब्रेशन पैदा ही कम ध्वनि की तो इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा ये, ताकि हमें ब्रेन इसको अच्छे से सुन पाए। तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाना किसका काम है, ओसिकल का काम है। किसका काम है भाई, ब्रेन ईयर के ओसिकल का काम है। इसके बाद आ जाते हैं, जो ये ओसिकल होता है ना, इसी के अंदर 3 हड्डियां का ग्रुप पाया जाता है। ये जो ओसिकल है ना, इसके अंदर ये 3 हड्डियों का ग्रुप पाया जाता है। 3 ग्रुप ऑफ बोन। कौन कौन सी, सुना है ना तुमने, एक तो स्टेपिस तो सबने सुना है ना, कान सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस है, ये कान में पाई जाती है। इसके बाद एक होती है इनकस, कौन सी होती है, एक इनकस, अरे कौन सी होती है भाई, मैलिस। कौन सी हो जाती है, एक मैलिस। स्टेपिस, इनकस, मैलिस, हिंदी इंग्लिश में यही नाम है, तो हिंदी में भी लिख लेना इसी को। सबसे पहले कैनाल, फिर ईयरड्रम, फिर ओसिकल आ गया, ओसिकल के बाद आ गया कोइलिया। ठीक है, ये कैसा पार्ट होता है, तरल अर्थात ये लिक्विड पार्ट होता है। कैसा होता है, लिक्विड पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे हमें सिग्नल्स जो हमने बोला है, और ये सिग्नल फिर कहाँ तक चले जाते हैं, हमारे ब्रेन तक। जैसे हार्ट का पूरा करवाया था, किसके बाद क्या होता है, ऐसे रेस्पिरेशन का किसके बाद क्या होता है, ऐसे ही मैंने ईयर का बता दिया। पहले कैनाल है, फिर क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम, फिर ओसिकल। ओसिकल इज द ग्रुप ऑफ 3 बोन्स, मैलिस, इनकस, स्टेपिस। फिर आ जाता कोइलिया, इसमें ये लिक्विड पार्ट होता है, यहाँ से सिग्नल जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, ब्रेन में चले जाएंगे। तो कोपरा पेंडिकल है ना, ये क्या करता है, ब्रेन तक सिग्नल्स को लेके चला जाता है। आई बात समझ में, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे चलूँगी मैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये हमारा यहाँ पे स्किन और ईयर ख़त्म हो गया है, इसके बाद मैं नेक्स्ट शुरू कर रही हूँ। जल्दी से बताओ, 1 मिनट। अब चलते हैं आगे। चलो भाई, क्लियर सभी को, वेरी गुड। अब आ जाओ टंग के ऊपर। टंग अर्थात हमारी जीवा। टंग है, कैसी है, कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है भाई, ये कनेक्टिव टिश्यू है, अर्थात ये कैसा है, संयोजी उत्तक है। कैसा है, संयोजी उत्तक है। अब पूछ लेगा टंग, टंग के बारे बाद में देखना पूजा कि ये हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है। टंग क्या करती है, हमारी वॉइस अर्थात हमारी ध्वनि को क्या करती है, वॉइस को कंट्रोल करती है। बताना हम किसकी वजह से बोल पाते हैं, हम किसकी वजह से बोल पाते हैं, बताना। हमारे वोकल कॉर्ड का नाम क्या है। अब देखो ये जीभ है, जीभ के अंदर 10,000 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। कितनी बर्ड्स होती हैं भाई, 10,000 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ये मैंने कह दिया, ये मेरी कोई जीवा है, ये जीवा का आगे वाला पार्ट है जो किसके लिए बना है, मीठे के लिए बना है। किसके लिए बना है, मीठे के लिए बना है। फिर ये आ गए जीभ के भाई साइड वाले पार्ट। तो जीभ के जो साइड वाले पार्ट हैं, या इसको अग्र पार्श्व भी बोलते हैं, ये किसके लिए होते हैं, नमकीन के लिए होते हैं, नमकीन के लिए। इसको कौन बोलते हैं, अग्र, हिंदी में पार्श्व, अग्र पार्श्व मतलब जीभ का आगे वाला जो हिस्सा होता है। और जो पीछे वाला होता है, ये पीछे वाला जो होगा, ये पश्च, इसको बोलते हैं क्या,
पश्च पार्श्व, ये किसके लिए होता है भाई? ये होता है कड़वे के लिए, खट्टे के लिए। किसके लिए होता है ये? खट्टे के लिए, खट्टा टेस्ट जो होता है। और यहाँ पे जो जीभ होती है, यहाँ पे कौन सा टेस्ट होता है? कड़वा, अर्थात बीटर टेस्ट होता है। अब हम कोई भी चीज़ जब खाते हैं, हमने मिर्ची की कोई चीज़ खा ली जिसमें बहुत तीखा था, तो हमारी जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? वो लाल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जीभ तो बनी थी आगे वाला हिस्सा मीठा खाने के लिए, हमने खिला दी उसको मिर्ची, तो वो कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है। अच्छा, आगे का भाग की बात की है मैंने, पार्श्व। अगर मैं बात कर रही हूँ अगर पार्श्व की, तो अगर पार्श्व जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नमकीन के लिए। और जो पीछे वाला पश्च पार्श्व है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? खट्टे के लिए। और जो पीछे का जहाँ पे हम दवाई रख के लेते हैं ना, वो किसके लिए होता है? कड़वे के लिए। अब बीच में रखो ना दवाई को, यहाँ रख के लेना चाहिए। अब पीछे रख के लेते हैं, पीछे तो कड़वे टेस्ट के लिए बनी है, तो दवाई हमें कड़वी महसूस होगी ही ना। तो याद रखना, पीछे वाला टेस्ट किसके लिए होता है? कड़वे के लिए। और बीच वाला न्यूट्रल होता है, यहाँ पे कोई टेस्ट बड्स का पता ही नहीं चलता क्या चीज़ है। तो कड़वा, खट्टा, मीठा हमारी चीज़ में ऐसे पता चल जाता है। अब देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ एडम्स एप्पल, नहीं भाई, वॉइस को कंट्रोल करता है कौन? एडम एप्पल तो ठीक है, मैंने कहा वॉइस को बोलने हम बोल पाते हैं किसकी वजह से? सार्नेक्स या फिर लार्नेक्स। अब हमारे अंदर तो क्या होता है भाई? लार्नेक्स होता है। क्या होता है? लार्नेक्स। और पक्षियों के अंदर क्या होता है? पक्षी जो होते हैं, पक्षियों के अंदर होता है क्या? सार्नेक्स। क्या होता है भाई? पक्षियों के अंदर सार्नेक्स। और पक्षियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, चलो आगे। हम किसकी वजह से बोल पाए? अरुण गोयत। हमारे अंदर क्या होता है? लार्नेक्स। और पक्षियों में क्या होता है भाई? सार्नेक्स। लार्नेक्स और सार्नेक्स। पक्षी भी चींची करते हैं ना। अब आ जाओ नाक के ऊपर। हमारा नोज, जो नोज है हमारा, नाक है, जो नाक की बात करेंगे तो नाक क्या है? एक भाई हमारा श्वसन मार्ग है। कौन सा मार्ग है? श्वसन मार्ग है। अब नोज के अंदर क्या क्या पाया जाता है? हमारे नाक के अंदर क्या होते हैं? बाल होते हैं, या छोटे छोटे बाल, इसको हम रोम भी कह सकते हैं। ठीक है। और नाक के अंदर क्या पाया जाएगा? म्यूकस पाया जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? श्लेष्मा। जो नाक के अंदर लिक्विड पार्ट पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। नाक से हमें किसका पता चलता है? नाक से हमें गंध का पता चलता है, सुगंध या दुर्गंध का। ठीक है, सुगंध या फिर दुर्गंध का पता चलता है। अब पूछ लेगा हमारे नाक के अंदर क्या होता है, तो हमारे नाक के अंदर ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ओल्फैक्टरी जो होता है ना, याद रखना, खुशबू के लिए होता है। किसके लिए होता है? खुशबू के लिए, नो स्मेल के लिए होता है। तो याद रखना, ओल्फैक्टरी लोब्स होती है हमारे किसके अंदर? नाक के अंदर। और कितनी होती हैं? अप्रोक्सीमेट 1 करोड़, 1 करोड़ के आसपास ओल्फैक्टरी लोब्स हमारे नाक में पाई जाती है, जिससे हमें, अच्छा, कुत्ते के अंदर ना अरबों में पाई जाती है, तो इसलिए वो स्मेल से बता सकता है हर एक चीज़ को। इंसान में करोड़ों के आसपास पाई जाती है। वो तो स्मेल से पता कर सकता है कि चोर कहाँ पे गया, उसकी स्मेल से, या इस तरह से। इसलिए तो हम आजकल उसका डॉग्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई की बात कर लेते हैं हम। अब क्या बची भाई हमारी? आई। क्या बची है हमारी? आई। इसको हम क्या बोलते हैं? आँख। अब सुनो, जो आँख है, आँख के अंदर सबसे पहले लिख लो क्या है? होता है एक आइरिस होता है। क्या होता है? एक आइरिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? पारितारिका। क्या बोलेंगे इसको हम? पारितारिका बोलेंगे आइरिस को। आइरिस का जो कलर होता है ना, यही होता है अलग अलग। तो आइरिस का कलर किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्लू होता है, और किसी में ग्रीनिश कलर भी होता है। तो आई का कलर ब्लैक भी मिल सकता है, ब्राउन भी होता है। ब्राउन लिख लो ग्रीन के बजाय, बल्कि ब्राउन लिख लो। ब्लैक, ब्राउन और ब्लू क्या पाया जाता है? हमारी आँख का कलर होता है, वो आँख। इसका काम क्या है भाई? आइरिस का काम, ये प्रकाश को क्या करती है? प्रकाश को नियंत्रित करती है। क्या करती है भाई? प्रकाश को नियंत्रित करती है। अब देखा होगा कई बार हम जब सर्दियों में धूप सेकते हैं और घर के अंदर जाते हैं, तो जो हमारी पुतलियां होती हैं वो खुलती नहीं अच्छे से। ठीक है, तो हमें घर के अंदर जाते हैं तो हमें
लिए फिर क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं, जो पुतलियाँ होती हैं, उनको खुलने में टाइम लगता है। और जैसे ही हम धूप में जाते हैं एकदम से हमारी आंखें कैसे हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो देखना, सिकुड़ना कम करना, फैलना, यानी कि प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है भाई? सॉरी, ये इसका आइरिस का कलर तो होता है भाई ये ब्लैक ब्लू, और ये अगर इसके बाद आइरिस के बाद सेकंड पार्ट में पढ़ रही हूँ तो ये होती है हमारी प्यूपिल। कौन सी होती है? हमारी प्यूपिल, यानी कि हमारी पुतली। और पुतली ही प्रकाश को क्या करती है? नियंत्रित करती है। पुतली ही क्या करती है भाई? प्रकाश को नियंत्रित करती है। प्रकाश कम है तो ये क्या कर लेगी? अपने आप को फैला लेगी। कॉर्निया जो है, इसके बाद आ जाते हैं कॉर्निया पे। किस पे आ जाते हैं भाई? कॉर्निया पे आ जाते हैं। तो जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया का काम क्या होता है? तो कॉर्निया काम क्या करते हैं? अच्छा, जो आँख का जो पार्ट हम दान करते हैं ना, पहले तो लिख लोगे प्रकाश का आँख में प्रवेश करना। तो एंट्री कहाँ से होती है प्रकाश की? तो कॉर्निया से ही होती है। कहाँ से होती है? कॉर्निया से ही प्रकाश की एंट्री होती है। कहाँ पे? हमारी आँख में। इसके बाद अगर प्रकाश की सेकंड बात हम पढ़ लें तो अगर नेत्र दान करना हुआ किसी को, अपनी आई डोनेट करनी हुई, तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट करता है? तो कॉर्निया को ही डोनेट करता। तो नेत्र दान में कौन यूज़ होता है भाई? हमारा कॉर्निया ही यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा आई के बारे में बेसिक बता दिया है। ईयर बता दिया, टंग बता दिया, नोज़ बता दिया, हमारी स्किन बता दी। अर्थात हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया है। ब्रेन बता चुकी हूँ, हार्ट बता चुकी हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम बता चुकी हूँ। 2 क्लासों में ही इतना सिलेबस तुम्हारा मैं कवर करवा चुकी हूँ। सेल करवा चुकी हूँ, पूरा टिश्यू करवा चुकी हूँ। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैडम करवा चुके हैं, विटामिन्स हो चुका है तुम्हारा। अब देखो, बॉटनी में कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार यहाँ तक सबको क्लियर है तो बता दो जल्दी से, अदरवाइज मैं फिर आगे चल रही हूँ। ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा है कि क्लियर है कि ऑल क्लियर है? जल्दी से बता दो एक बार, फिर हॉर्मोन्स करवाती हूँ और फिर क्लास को ख़त्म करूँगी। चलो भाई, संदीप, अजय, रोड्स जो होती हैं, मंजीत सिंह, जो रोड होगी उसी की वजह से हम देख पाते हैं। कई बार कहते हैं कि हम जैसे इथाइलिन और मिथाइलिन होता है ना, कई बार हम एक एसिटाइलिन होता है, एक इथीन होता है। अगर कई बार हम एसिटाइलिन को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि जो नकली शराब होती है उसको ख़राब कर लेते, पी लेते हैं, तो उसकी वजह से ये हमारे रोड सेल ख़राब हो जाती हैं। ये रोड सेल ही है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। आई बात समझ में? प्रकाश की एंट्री कहाँ से हो रही है? रेटिना पे क्या हो रहा है? इमेज बन रही है, लेकिन दिखाई किसकी वजह से देता है? ये हमें रोड सेल की वजह से ही दिखाई देता है। अगर रोड सेल ख़राब हो जाती हैं तो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है भैया, अब आ जाओ बोटनी साइंस पे। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट करवा रही हूँ तुम्हें। बोटनी
बोटनी साइंस, जिसकी हम बात करेंगे पादप विज्ञान की। अब देखो बोटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं भाई, बोटनी में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं हम, प्लांट्स के बारे में। अब आपसे पूछ सकता है कि बताओ फादर ऑफ बोटनी, बोटनी का पिता कौन है भाई, बोटनी का पिता कौन है, जल्दी से बता दो, बोटनी का पिता कौन है, थियोफेरेस्टस। कौन है भाई, थियोफेरेस्टस है। इसने 500 प्लांट्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करके एक बुक में लिखा था, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बोटनी। क्या बोलते हैं भाई, फादर ऑफ बोटनी। उस बुक का नाम लिख लो, क्या बुक का नाम जो लिखा था ना, 500 प्लांट्स की एक बुक लिखी थी, एक बुक, उस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरिया, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरिया बुक का नाम है, जो किसने लिखी थी भाई, थियोफेरेस्टस ने लिखी थी। अब आ जाते हैं आगे, आप प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे भाई, प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी, मतलब पादप आकार की, पादप आकार की भाई, इसमें रूट होता है, स्टेम होता है, कैसे क्या क्या होते हैं, क्या पूरी मतलब उसके अंदर की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ लेंगे पादप हार्मोन्स। क्या पढ़ेंगे, सेकंड प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं। तो आज मैं जब तुम्हें करवा रही हूँ वो क्या करवा रही हूँ, प्लांट हार्मोन करवा रही हूँ। फोटोसिंथेसिस भी इसी के अंदर आता है, प्लांट रेस्पायरेशन या प्लांट की क्लासिफिकेशन या फिर प्लांट की डिजीज़ की बात कर ले तो वो सब किस में आती है, इसी में आती है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये सब आ जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो टोटल हार्मोन कितने होते हैं, प्लांट हार्मोन 7, 5 होते हैं भाई मेन और 2 होते हैं वो कौन से होते हैं, सहायक। कौन से होते हैं, 2 सहायक, 5 कौन से होते हैं, मेन होते हैं। तो 5 प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं वो मेन होते हैं। तो पहला लिख लो ऑक्सिन, पहला लिख लो ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन भी बोलते हैं इसको, ऑक्सिन लिख लो भाई, ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है, सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसका जो यूज़ है वो ग्रोथ में होता है। जो प्लांट की जो ग्रोथ है ना, प्लांट की ग्रोथ, पौधे की जो ग्रोथ होती है वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है, पौधे की लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, तो वो किसकी वजह से होगी, वो होती है ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। कौन से हार्मोन की वजह से होगी, वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। अब आ जाते हैं सेकंड के ऊपर, इसकी खोज किसने की थी, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स डार्विन ने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी। डार्विन ने ये थ्योरी दी थी किसकी, इवोल्यूशन की। पूछ लेगा इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी है, तो चार्ल्स डार्विन ने दी है। और ऑक्सिन हार्मोन की खोज भी किसने की है, चार्ल्स डार्विन ने की है। यह प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसको आइसोलेशन कहाँ से किया गया था, इसको निकाला कहाँ से था, याद रखना, इसको आइसोलेशन कहाँ से किया गया था, इसको कहाँ से, यूरिन से निकाला गया था। इंसान पेड़ पौधे खाता है भाई, उसके यूरिन तक चला गया था और यूरिन से इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया गया। तो याद रखना, इसका केमिकल नेम पूछ लेता है, इसका केमिकल नेम पूछ लेगा। केमिकल नेम क्या है, IAA, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड किसका नाम है भाई, केमिकल नेम है। किसका केमिकल नेम है, ये ऑक्सिन का है। और तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH क्या है भाई, इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो ये किस में और किस में हेल्प करता है, ये ग्रोथ में तो करता ही है भाई, ग्रोथ में तो ये हेल्पफुल है। वृद्धि हार्मोन तो है ही ये एक तरह से। अगर तुमसे पूछ लिया बताओ वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सिन है। कौन सा है, ऑक्सिन है। सेकंड, ग्रोथ के साथ साथ ये और किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखना ये हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में भी ये सहायक होता है।
कोशिका विभाजन में भी क्या होता है, ये सहायक होता है। तो याद रखना, ओवरऑल डेवलपमेंट पूछ लेंगे या ओवरऑल ग्रोथ पूछ लेंगे तो वो किसकी वजह से होती है भाई, वो होती है हमारे ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, इसके अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं जो कीटाणुनाशक होते हैं या फिर वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब किस में आ जाते हैं भाई, हमारे नेचुरल ऑक्सीजन में आ जाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम आगे गिबरलिन की तरफ। ठीक है, 15 मिनट और क्लास है किसी और की? ठीक है, गिबरलिन अगला हार्मोन कौन सा है ऑक्सीजन के बाद, गिबरलिन। अब देखो, जो गिबरलिन है इसकी खोज की थी कुनशोवा ने। किसने खोज की थी, इसकी खोज की थी कुनशोवा ने। किसने खोज की थी भाई, गिबरलिन की खोज की थी कुनशोवा ने। इसके कंपाउंड याद रख लेना, इसके जो कंपाउंड अर्थात जो इसके यौगिक हैं, इसके यौगिक है कौन कौन, GA1 और कौन है भाई, GA3। GA1 और GA3 क्या है, इस GA3 नहीं भाई, GA2 क्या है, ठीक है, थैंक यू। GA1 और GA2 क्या है, इसके गिबरलिन के कंपाउंड्स हैं। खोज किसने की है, इसकी कुनशोवा ने की थी। और मेन एक GA3 भी होता है, GA1 और GA2 तो होता ही है, एक GA3 भी होता है। GA3 क्या करता है, पौधे की हाइट को बढ़ाता है, सिर्फ और सिर्फ किसको, हाइट को, अर्थात किसको भाई, लंबाई को बढ़ाता है। अगर पूछ ले प्लांट, ये क्या करता है, प्लांट की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, वो सारे गिबरलिन के अंदर ही हम काउंट करके चलते हैं। अब आ जाओ साइटोकाइनोन की वजह से, यह इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑक्सीन और थर्ड ये कौन सा है, साइटोकिन। ये किस में रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, साइटोकाइनिन। ये किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, काइनिन है ये अपोजिट होता है किसके, अपोजिट ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन है, ऑक्सीन क्या करेगा, वृद्धि करता है, और ये वृद्धि को क्या कर देगा, रोक देगा। क्या कर देगा भाई, वृद्धि को क्या कर देगा, ये रोक देगा। तो प्लांट एक पर्टिकुलर हाइट के बाद रुक जाते हैं। हमें पता है प्लांट एक क्या होते हैं, पर्टिकुलर हाइट के बाद क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उनकी हाइट रुक जाती है। तो वो एक प्रॉपर मतलब ग्रोथ होती है जहाँ तक होनी चाहिए, उसके बाद इनकी हाइट रुक गई। तो किसकी वजह से रुकी है वो, ये साइटोकाइनिन की वजह से रुकी है। किसकी वजह से रुकी है भाई, ये साइटोकाइनिन की वजह से रुकी है। ठीक है, संदीप मैम, ये ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा सुन लो संदीप, क्या होता है, एक आई होता है, ग्रुप ऑफ आई की कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कोई इंसान क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। ये ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिया में पता है हर साल किसके, ग्लूकोमा के। इसकी ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट में इसकी हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से हम हटा नहीं सकते, पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते इसकी। ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, हमारे ब्रेन में क्या, ब्रेन तक कौन सी सेल जाती हैं, न्यूरॉन सेल जाती हैं। तो जो न्यूरॉन सेल ब्रेन तक गई है, जो आई से चली थी वो ब्रेन तक गई ना, वो डैमेज हो जाती है कई बार। किसकी वजह से, आई प्रेशर की वजह से। और इसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, ब्लाइंडनेस की कंडीशन आ जाती है। किसकी कंडीशन आ जाती है, ब्लाइंडनेस की कंडीशन आती है। इंडिया में हर साल 1 मिलियन के आसपास इस केसेस हैं ग्लूकोमा के, संदीप। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है भाई, ये
जो है इसकी खोज की थी मिलर ने। किसने खोज की थी इसकी? मिलर ने की थी, 1958 के आसपास की थी। अब ये अपोजिट है किसके? ऑक्सिन के, तो ये वृद्धि को रोकने में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है? इट रिड्यूस एपिकल ग्रोथ, यानी कि जो सिरस्थ वृद्धि होती है उसको रोक देता है ये एकदम से। और क्या कर देता है ये, मतलब ये एक तरह से याद रख लो, एज तो ये मतलब ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, 40-50 के बाद ज़्यादा होता है, ठीक है। आई प्रेशर जब आई के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है तब होता है, ठीक है। ये म्यूटेशन को भी रोकता है साइटोकाइनिन, ठीक है भाई। इथाइलिन की बात करते हैं, अब आगे आ जाओ। फोर्थ कौन सा है? इथाइलिन। और इथाइलिन की खोज किसने की है? ब्रैग ने। किसने की है इथाइलिन की खोज? ब्रैग ने की है। तो साइटोकाइनिन की खोज की है मिलर ने, इथाइलिन की खोज किसने की है? ब्रैग ने। और इथाइलिन किसकी फॉर्म में पाया जाता है? तो गैस की फॉर्म में पाया जाता है। प्लांट में गैसियस फॉर्म में पाया जाता है कौन? हमारा इथाइलिन। कौन पाया जाता है भाई? हमारा इथाइलिन। इसके बाद देखो, फ्रूट की राइपनिंग में कौन रिस्पॉन्सिबल है? फलों को पकाने में, फ्रूट राइपनिंग में पूछ लेगा कि बताओ फ्रूट राइपनिंग यानी कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन। कौन सा है? इथाइलिन है। एसिटाइलिन भी फलों को पकाते हैं एसिटाइलिन की वजह से भी, पर उसमें फलों को आर्टिफिशियली पकाया जाता है। आम टाइम से पहले आ जाते हैं, केले टाइम से पहले आ जाते हैं, हर सीजन में मिलते रहते हैं, तो उनको एक कौन सा केमिकल है? एसिटाइलिन है, उसमें उसको पका देते हैं। और जो हमारी रोड सेल को डायरेक्ट इफेक्ट करता है और इसकी वजह से हम अंधे हो सकते हैं। हमारे लीवर पे बहुत इफेक्ट डालता है एसिटाइलिन, लीवर खराब हो जाता है। यही नकली शराब में भी यही पाया जाता है एसिटाइलिन, जो संतरा पंतरा की जो बोलते हैं नहीं है हरियाणवी में, तो उन सब में कौन सी पाया जाता है भाई? उन सब में हमारा एसिटाइलिन पाया जाता है, जो हमारी रोड सेल और हमारे लीवर को क्या कर देती है? इफेक्ट डाल देती है। तो ये पता है इथाइलिन लिख लोगे, फ्रूट राइपनिंग में यूज इस्तेमाल होता है। और ये रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। किसमें? प्लांट रेस्पायरेशन में। तो प्लांट रेस्पायरेशन में तो पूछ लेते हैं भी, बताओ रेस्पायरेटरी हार्मोन कौन सा है? प्लांट्स का रेस्पिरेटरी हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना, प्लांट का रेस्पिरेटरी हार्मोन कौन है? हमारा इथाइलिन है। कौन है? जो फलों को नेचुरली पकाता है। इथाइलिन कैसे पकाता है? आर्टिफिशियली पकाता है। ये हम किसके बारे में बात करें? इथाइलिन के बारे में बात करें। तो इथाइलिन कैसे पकाता है भाई? फलों को नेचुरल रूप से पकाता है, तो ये नेचुरल हार्मोन है। आ जाओ एबिस्कस पे। कौन से पे आ जाओ भाई? एबिस्कस पे। फिफ्थ था शायद, पांचवा कौन सा है? एबिस्किस। तो इसका काम क्या है? इसकी खोज तो एडिकोट ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? एडिकोट ने। अब ये कहाँ यूज होता है? ये ऐसा हार्मोन होता है जो एसिड की फॉर्म में होता है। एबिस्कस किसकी फॉर्म में होता है? एसिड की फॉर्म में होता है। गैस की फॉर्म में पूछ लिया तो एथाइलिन होता है। फ्रूट राइपनिंग के लिए पूछ लिया तो इथाइलिन है। रेस्पिरेटरी हार्मोन पूछ लिया तो इथाइलिन है। ब्रैग ने किसकी खोज की थी? एसिटाइलिन की खोज की थी, सॉरी इथाइलिन की खोज की थी। एबिस्कस कौन सा है? एबिस्कस की खोज किसने की है? एडिकोट ने की है। ये ऐसा हार्मोन जिसमें एसिड पाया जाता है। इसका आइसोलेशन कहाँ से किया गया था? जैसे ऑक्सीजन का यूरिन से किया था, ह्यूमन यूरिन से, तो इसका कॉटन से किया था, कॉटन प्लांट से, ठीक है। फंक्शन क्या है भाई? एबिस्कस का फंक्शन क्या है? पतझड़ आ जाती है ना, पतझड़। पतझड़ में क्या होता है? पतझड़ में पत्ते को गिर जाते हैं ना, पत्तों को गिराता कौन है? ये एबिस्कस ही। बताती हूँ। पतझड़ में पत्तों को, एक मिनट ये सुन लो फिर वो बताती हूँ। पतझड़ में पत्तों को गिराने के लिए, पतझड़ जो हो जाती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एबिस्कस। पहला, पौधों में जर्मिनेशन जो होता है, बीज आगे बढ़ते हैं, पौधे का निर्माण करते हैं, तो ये जर्मिनेशन को क्या कर देता है? रोक देता है। कैसा है ये? नेगेटिव हार्मोन है, तो ये कैसे कर देता है भाई?
जर्मिनेशन को रोक देता है। ये एसिड की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, फ्लोरोजेंस सिक्स्थ कौन सा है? वो तो 5 हमारे ये मेन थे। अब ये जो हेल्पफुल थे अर्थात जो सेकेंडरी हार्मोन थे, वो सिक्स्थ हार्मोन है कौन सा? फ्लोरोजेंस। कौन है भाई? फ्लोरोजन। ये क्या करता है? फूलों को खिलाने में, फूलों को खिलाने में किसका हेल्प होता है? खिलते हैं ना फूल, खिलाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोरोजन रिस्पॉन्सिबल। कौन है भाई? फ्लोरोजन है। ये फ्लावर्स को पकाने में भी हेल्प करता है। फल नहीं सॉरी फ्रूट्स, फल और फ्रूट तो क्या होते हैं यार? फूल, फूल बोल रही हूँ मैं। हेल्प इन फ्लावर्स की राइपनिंग में, फ्लावर्स को पकाने में, फ्लावर्स की राइपनिंग। फूल जब अच्छे से खिल जाते हैं ना, उसको फूलों का पकना कहते हैं, ठीक है। और कौन सा है? ट्रांसम्यूटेशन है, ट्रांसम्यूरिन है। ये डैमेज पार्ट को क्या कर देता है? रिकवर कर देता है। ट्रांसम्यूरिन, ट्रांसम्यूरिन क्या कर देता है? जो पत्ते हैं वो गिर गए हैं, टूट गए हैं, तो ये क्या कर देता है? डैमेज पार्ट को रिकवर कर देता है। रिकवर करना कौन सा हार्मोन करता है? ट्रांसम्यूरिन करता है। कौन करता है भाई? ट्रांसम्यूरिन करता है। ये कैसा हार्मोन है? सेकेंडरी हार्मोन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, केमिकल कौन सा यूज करते हैं मैम पकाने के लिए फ्रूट को? तो याद रखो, इथाइलिन जो है, इथाइलिन वो फलों को नेचुरल रूप से पकाने में काम आता है। नेचुरली फ्रूट राइपनिंग। अगर पूछ लिया आपसे एसिटाइलिन, कौन सा भाई? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन फ्रूट्स को पकाने में तो काम आता है, लेकिन फ्रूट को आर्टिफिशियली पकाने में, यानी कि कृत्रिम रूप से पकाने में कौन हेल्प करता है? तो एसिटाइलिन करता है, ठीक है भाई। अरुण गोयत, क्लियर है यहाँ तक आपको सभी को? फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स तो बहुत अच्छे से करा दी थी कई घंटे लेके। बायोलॉजी भी ऑलमोस्ट हमारी सही हो गई है। अब केमिस्ट्री आपको करण सर ने करवाई है, वो अभी आपकी हो गई होगी अच्छे से। तो अब देखो हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो चुके हैं। तो क्या आपको क्लियर है? आर यू सेटिस्फाइड? आपको सब समझ आया है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, वरना मैं क्लास को ख़त्म कर रही हूँ भाई। चलो, यस मैम, ठीक है भाई। अरुण, संदीप, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सभी को मेरी तरफ से गुड